बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है DSR फॉर यू। और मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने इसके पहले आप लोगों को लगभग 6 भाग दे दिए हैं। ये हमारा 7वां भाग है। इस भाग में मैं आप लोगों को पूरा जो आपका अर्थशास्त्र है वो कवर कर दूंगा, तो बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो को समझ लीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले तो अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय आ रहा है उसमें है, नाम है उसका डेवलपमेंट या विकास। तो इसमें देखें, सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो जैसे ये पहला वाला है कि HDI का मतलब क्या है, ये मतलब इसका दूसरा है। HDI का मतलब क्या है, तो ये होता है मानव विकास सूचकांक, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को देख लीजिएगा, रिक्त स्थान में आपको देख लेना है। पहला है जैसे ये PDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, ये देखें UNDP महान संगठन जो होती है वो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार श्रीलंका की जो आय थी वो सबसे अधिक थी। 2006 में जो मानव विकास ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुसार हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, याद रखिएगा। 5वां है, प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। क्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लिख करके, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इसको याद कर लेना, ये सूत्र भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बारी आती है सत्य की। बच्चों, पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जैसा जो कुछ भी है ये ठीक है। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो बच्चों ये है हमारा केरल राज्य। केरल में क्या है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। GDP का फुल फॉर्म, तो इसका होता है हिंदी में सीधे सकल घरेलू उत्पाद। BMI का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये है बॉडी मास इंडेक्स। और पहले का उत्तर है केरल, दूसरे का सकल घरेलू उत्पाद, तीसरे का बॉडी मास इंडेक्स। तो इनको आप देख लें, ये तीनों हो गए। यहाँ पे ये विकास कंप्लीट हो गया। अध्याय 2 आता है अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देख लें आप लोग जो आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तीसरा वाला देख लेना है, देश में आधे से अधिक श्रमिक जो हैं किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो देश के जो आधे से ज़्यादा मजदूर हैं बच्चों, वो है यहाँ पे आपका जो कृषि, खेती में से निर्भर, मतलब उनकी, हमारे देश तो एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको मालूम होगा। और जब कृषि प्रधान देश है मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोग काम किस में करते हैं, खेत में। तो देश के आधे से अधिक ज़्यादा श्रमिक जो किस क्षेत्र में है, कृषि में है। 5वां देख लीजिएगा, परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग। देखिए, परिवहन भंडारण संचार और बैंकिंग ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं बच्चों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद रिक्त स्थान, खालिस्तान दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। क्या दिखाता है, ये दिखाता है GDP। ठीक है, फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खालिस्तान सेक्टर के उदाहरण हैं। तो ये कैसी कंपनियां हैं, ये निजी कंपनियां हैं। तो कौन सा सेक्टर होगा, ये निजी सेक्टर होगा। खुद की है ना, ये किसी सरकार की नहीं है, ये उन लोगों की खुद की है। फिर इसके बाद आपको दिखा दें हम अगला, सही जोड़ी आप लोगों को ये जरूर कर लेना है बहुत अच्छे से। देखें, लिखा हुआ है संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र का जो उत्तर होगा हमारा ये होगा बच्चों, यहाँ पे ई वाला देखें, आप पूरे उत्तर भी देख लें। संगठित क्षेत्र का उत्तर होगा ई वाला। मतलब संगठित क्षेत्र क्या होता है, कार्य के वह स्थान जहाँ पे रोजगार की शर्तें नियमित हैं,
फिर सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जो सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र होते हैं, जो सरकारी माल होता है वो सार्वजनिक होता है, सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र क्या होता है, जो खुद की हो, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका उत्तर हो जाएगा ये बी वाला, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले। और तृतीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, तृतीय क्षेत्र होते हैं बच्चों सेवा क्षेत्र होते हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। पांचवा देख लें आप, इसमें है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये अध्याय 2 में इतना ही है। फिर इसके बाद अध्याय 3 आया जो आपका इकोनॉमिक्स का मुद्रा और साख। इसमें पहला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो ये करता है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से हैं, मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, अब आप लोग जैसा चाहें उसको तैयार कर लें। मुझे लगता है ये पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप है, कौन सी चीज़ है जो आज के समय में पैसे के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो है बच्चों पेपर नोट। नोट से आप लोग लेन देन करते हैं ना, आज के समय में, पहले क्या होता था, पुराने समय में दीना चलते थे, मोहर चलती थी, मतलब ये धातु के रहते थे। आज के समय में नोट ही पूरा काम करता है, इसलिए तो इसमें लिख देंगे पेपर नोट। पेपर नोट मतलब आपके जो नोट होते कागज के बने रहते ना, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें एक ये वाला, उधारी एक व्यक्ति को खालिस्तान के जाल में धकेलता है, तो कौन से के जाल में धकेलता है, ऋण के जाल में, कर्ज के जाल में, है ना, ये कर्ज के जाल में धकेलता है। फिर तीसरा देख लीजिएगा, मुद्रा के आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल हैं। जी हाँ, सही बात तो है। आज लोग पैसों का लेन देन कैसे करते, चेक के द्वारा, कि हमने चेक काट के दे दिए, आप अपनी कमाई कर लो, ये सब जो कुछ भी है, चेक और ड्राफ्ट शामिल हैं। अब इसके बाद सही जोड़ियों को आप देख लीजिएगा। औपचारिक ऋण जो होते हैं, इसका संबंध किससे है, वस्तु विनिमय प्रणाली से, ये देख लीजिएगा। जैसा जो कुछ भी है उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। तो अध्याय 3 में इतना ही है, यही लगभग कुछ पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है, देखें एक शब्द में उत्तर जो है इसी का, कि एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता, वो कहलाता है क्रेडिट, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। बारी आती है इसके कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, तो विनिमय मतलब लेन देन में, है ना। तो क्या मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत से लेन देन में हम देखते हैं कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, मतलब मुद्रा से हम पैसे दे करके हम लेन देन कर लेते हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे हमने बस में बैठे 5 रुपए दिए, बोले हमें यहाँ तक छोड़ दो, तो आपको सेवा मिली ना बस की। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है एवं यह विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख देना, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर आप ये लिख देना, जिस व्यक्ति के पास से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रश्न नंबर 3 कर लीजिएगा, चेक क्या है, तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक के किसी व्यक्ति को खाते से चेक पर लिखे नाम से दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक के बारे में आप इतनी लाइन पढ़ लो, खत्म। क्रेडिट क्या है बच्चों, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे उधार लेना या सामान या सेवाओं को क्रय करने की क्षमता से है, ठीक है, जिसका हम बाद में भुगतान करेंगे। उधारदाताओं, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं द्वारा हमको अपने विश्वास के आधार पर ऋण प्रदान किया जाए। उधार लेना, यहाँ से आप इतना लिख देना, क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसे उधार लेना या सामान या सेवाओं को क्रय करने की क्षमता से है, जिसका हम बाद में भुगतान करेंगे। ये हो गया, ठीक है ना। फिर कर्ज का जाल क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो कर्ज का जाल या ऋण फंदा क्या होता है, ऋण फंदा या कर्ज जाल वह स्थिति है जिसमें ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मतलब आपको कोई पैसे दे दे, उधार दे दे, और फिर आपको इतने बुरे फंस जाओ उधारी लेकर के। आज मोबाइल में कॉल आते हैं ना कि हमसे 1 लाख लोन ले लो, 2 लाख लोन ले लो। बच्चों कभी भी इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसने प्रश्न का उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है ये, स्वयं सहायता समूहों के कोई 2 लाभ। स्वयं सहायता समूह जो स्वयं की सहायता से काम करते हैं। स्वयं की सहायता क्या होती है, स्व सहायता समूह भी बोलते हैं इसको। गांव के जो में बहुत सारे लोगों को ना लोन बांटती हैं ये। तो देखें, पहला क्या है,
समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। आपको लोन चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाओगे चक्कर काटोगे। तो बैंक हम कब जाते हैं लोन लेने? जब हमें बहुत बड़ी रकम चाहिए है, मान लो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख चाहिए। अगर हमें मान लो 10,000 रुपये का लोन चाहिए, इतने के लिए बैंक जाओगे ना, तो बैंक में ये कुछ ना पूछो, बैंक में इतनी लूट लगी है कि 10,000 का लोन लेने के चक्कर में 10,000 तो तुम्हें खिलाना ही पड़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लोन बांटने के लिए स्व सहायता समूह काम करता है। तो क्या करता है? ये समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। दूसरा, सदस्यों को ऋण प्रदान करके रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। गांव के लोग अपनी दुकान डालने के लिए लोन ले लेते हैं कि 20,000 रुपये दे दो, हमें कोई भी फल सब्जी लगाने हैं, तो उनके लिए ये काम करते हैं। इसको आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 4 आया वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से 1 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं कोई से, तो आप इनको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो लगभग सभी हैं, माने जाते हैं, अब जो भी हैं। अब इसमें आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट हम बता दें, जैसे कि ये वाला पढ़ लीजिएगा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहु मतलब बहुत सारे, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र में जो काम करे उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्या? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व मतलब उसकी खुद की होती है, वो स्वामित्व या नियंत्रण करती है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, फिर इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 5वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की भौगोलिक सीमाओं के पार माल के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में माल को बेचना या खरीदना, इस प्रकार का जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं सर। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अब बारी आती है सही जोड़ियों की। सही जोड़ी में आप देख लेना, एक तो अच्छे जैसे फोर्ड मोटर्स कहाँ की है? ये चेन्नई की है। ठीक है, फिर तीसरा कर लेना, नई आर्थिक नीति का निर्धारण कब हुआ था? 1991 में। ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? ये उपाय अपनाया जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण के तहत क्या किया जाता है? विदेश के निवेश को, मतलब विदेशों से जो पैसा भारत को लाया जाता है उसको वैश्वीकरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में देखो, MNC की परिभाषा, मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती, देखिए अभी मैंने बताया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारे राष्ट्र में जो काम करती हैं, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये कंपनियां वैश्विक स्तर मतलब पूरी दुनिया में अपना उत्पाद ही नहीं बेचती बल्कि वस्तुओं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन करती हैं। पढ़ लीजिएगा। अगला है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेश से जो व्यापार किया जाता है, विदेश से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को ही विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी निवेश क्या है? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय मेजबान क्या होता है? मेहमान और मेजबान। जैसे मान लो अमेरिका की कोई कंपनी हमारी इंडिया में आई तो वो कहलाएगी मेजबान और हम वो कहलाएगी मेहमान और हम कहलाएंगे उसके मेजबान। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय मेजबान देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है, यहाँ पे धन होगा, धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। पढ़ लीजिएगा ये भी। फिर निवेश की परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप देख लेना कि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शून्य किसी कंपनी में पैसा लगाना निवेश कहलाता है। अरे हटाओ यार, ये वाली देख लो बच्चों। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनी मेजबान देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है, उसे निवेश कहा जाता है। देखो ये परिभाषा और विदेशी निवेश की परिभाषा दोनों एक सी हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अब बच्चों आया 5वां प्रश्न, उदारीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो देखो उदारीकरण के 2 लाभ क्या होते हैं? उदार मतलब दयालु बन जाओ। उदार मतलब क्या होता है? दयालु का भाव। दयालु मतलब कि सब पे दया दिखाओ। तो देखो, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि क्या आयात या क्या निर्यात करना चाहते हैं। मतलब कि सरकार ने उदारीकरण की छूट दे रखी है तो उससे क्या होता है? उनको व्यापारियों को छूट है, उन्हें क्या खरीदना और क्या बेचना है। ठीक है, व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। दूसरा है विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। अब दूसरे देश के लोग भी अपने भारत में आकर के आसानी से अपना माल बेच सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, कार्यालय बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिख दीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद बारी आई अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार में ये दूसरा पॉइंट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट कर लीजिएगा। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर है ये, हाँ जी हाँ सही बात है, कोपरा कानून। क्या? भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसे किस नाम से जाना जाता है? कोपरा कानून, याद रखना कोपरा। फिर एग मार्क, एग मार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? तो एग मार्क जो होता है खाने पीने की चीज़ों के लिए है एग मार्क, तो इसका आ जाएगा डी वाला। मिला लूँ मैं बच्चों उत्तर, नहीं तो गड़बड़ हो जाए बाद में, फिर आप बोलो सर जी गलत उत्तर बता रहे हो। खाद्य पदार्थ, ठीक है। हॉलमार्क क्या होता है? सोने चांदियों के लिए। फिर ISI किस चीज़ की निशानी होता है? ये गुणवत्ता को दर्शाता है। इसी प्रकार से अब देखें सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? सूचना याद रखना, सूचना कब मिली थी हमें? सूचना मिली थी हमें अक्टूबर 2005 में, ठीक है। 2005 में आपको सूचना मिल गई थी, याद रख लेना। सूचना का अधिकार कब मिला था? 2005 अक्टूबर में, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे कौन सा ये वाला है जो दूसरा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 24 दिसंबर को। फिर संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया था। 1985 में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग और देख लें, ये देखिए जैसे ये सही जोड़ी ISI RTI ये पूछे गए हैं। स्कूटर में खराबी नहीं, तो ISI जो है क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, ये देखें ISI क्या है? गुणवत्ता मानक चिन्ह है ना, सर्टिफायर मार्क। RTI क्या है? सूचना का अधिकार। RTI क्या है बच्चों? सूचना का अधिकार। फिर इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो, पांचवा वाला, तो इसका उत्तर है एजेंसी जो मानकों को विकसित करती है। देख लीजिएगा आप लोग इसको, अच्छा है, इंपॉर्टेंट देखें अपन। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार क्या है कि भारत सरकार ने, वही अक्टूबर 2005 में सूचना मिली थी, याद कर लेना। 2005 में सूचना प्रदान करने का अधिकार के नाम से एक कानून बनाया। यह कानून सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के लिए अधिकार को सुनिश्चित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप के ज़िले में मान लो कोई सड़क बन रही है और उस सड़क बनने का ठेका हुआ है और पता चला कि वो सड़क 20 करोड़ रुपए की बन रही, बाय द वे 20 करोड़ की बन रही है, और आपको लगा कि इस सड़क के बनाने में घटिया माल यूज किया गया और घटिया सड़क बना दी गई, और आप चाहते कि आपको पूरी जानकारी चाहिए, कहाँ कितना पैसा लगा, कितना माल आया, तो आप एक RTI दायर कर सकते हैं और उसमें आपको सरकार की तरफ से पूरी बात बताई जाएगी कि उनने कितने रुपए का सीमेंट खरीदे, कितने का लोहा, कितने की गिट्टी, कितने ट्रक माल लगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके तहत आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ घपला हुआ और कहाँ नहीं हुआ। तो ये कब बना था? 2005 में। फिर उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 को इस दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर इसके बाद उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम पूछे गए हैं। तो पहला होता है जिला लेवल पे, देखो सबसे छोटी इकाई, देखो सबसे छोटी ग्राम होती, ग्राम से बड़ा नगर, नगर से बड़ा होता है जिला, ठीक है। तो जिला लेवल पे, जिला से बड़ा क्या होगा? राज्य, राज्य से बड़ा होगा राष्ट्र। तो जिला स्तर न्यायालय, राज्य स्तर न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर न्यायालय। तो जिला में कहाँ तक की बात चलती? 1 करोड़ की, राज्य पे 1 से 10 करोड़ की और राष्ट्र पे 10 करोड़ से ऊपर की, ठीक है। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण बताइए। उपभोक्ता का शोषण किन चीजों से होता? तो पहला है बच्चों सीमित सूचना। उपभोक्ता कौन? जो उपभोग करता है। जैसे मान लो ये पेन है, मुझे ये पेन खरीदना है। अब मान लो मैं किसी दुकान में गया और मेरे को किसी ने ये पेन 50 रुपए का पकड़ा दिया, तो अब किन कारणों से मैं 50 का पेन खरीद के ले आऊँगा? या तो मैं टोटल गंवा रहूँगा, मुझे पता ही नहीं होगा, पहली बार पेन देख रहा होगा तो 50 भी दे के ले आऊँगा उनसे, ठीक है ना। तो पहली बात तो सीमित सूचना। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के विषय में पूर्ण और सही सूचना देना अति महत्वपूर्ण होता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, प्रयोग किए गए, देखो ये पेन 50 रुपए का भी मिल सकता, बशर्ते इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी हो। अब ये मान लो मैं 5 रुपए का पेन है, 50 का कैसे मिल जाएगा? मान लो ये अच्छा पीतल का बना होता है, ये पूरा स्पेशल इंक होती है उसमें, तो 50 हो भी सकते थे बेटा। पेन 1-1 लाख रुपए के पेन मिलते मार्केट में।
तो वही चीज़ कि वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, प्रयोग किए गए अवयव, उपयोग की शर्तें, खरीद की शर्तें आदि के विषय में जानकारी के अभाव में उपभोक्ता गलत चुनाव कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। देखिए, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के विषय में पूर्ण जानकारी और सही सूचना देना अति महत्वपूर्ण होता है। खरीद की शर्तें आदि के विषय में यहाँ से लिख लेना फिर होता है। खरीद की गई वस्तु के शर्तों के आदि विषय के जानकारी के अभाव में उपभोक्ता गलत चुनाव कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। दूसरा है सीमित आपूर्ति। अब मान लो कि बाद आपके शहर में 3 दुकानें थी। मान लो आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में पहले आटा की चक्की 4 रही हैं, 2 रही आटा की चक्की। अब वहाँ पे मान लो कि बाद आटा 4 रुपये किलो पिसता था। अब संयोग से एक चक्की बंद हो गई, अब दूसरी केवल एक ही चक्की बची है। और अगर आपको उस चक्की से नहीं पिसाना है तो आपको दूसरी जगह अगर आपको अपना गेहूं पिसवाने के लिए जाना होगा तो कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उस स्थिति में अगर वो चक्की वाला अपनी चक्की में मान लो कि 10 रुपये किलो के रेट से पीसने लगे तो आपको मजबूरी में वहीं से, मतलब कि अगर सीमित आपूर्ति हो, जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है, ठीक है ना, खाने वाले 10 और होटल केवल 1, मतलब समझ रहे हैं ना, 100 लोग खाने के लिए तैयार हैं और एक ठिलिया वाला बस बैठ के बेच रहा है, तो उसमें क्या होती है, इससे जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है, परिणाम स्वरूप कीमतें और बढ़ती हैं और उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है ना। क्या, जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है तो परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ती है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तीसरा है सीमित प्रतियोगिता। अगर मान लो कि बात आपके मोहल्ले में 4 दुकानें हैं, चारों दुकानों में मान लो कि बात कॉपी मिल रहा है, रजिस्टर मिल रहे हैं, अब या सामान मिल रहा है कोई भी, अब हर कोई छूट दे रहा है, ये बोल रहा मेरे यहाँ 5% की छूट, कोई कह रहा 10% की छूट। अगर मान लो कि बात वहाँ केवल एक ही दुकान है तो वो तो बनी बात, फिक्स रेट पे माल देगा, मजबूरी है। जब प्रतियोगिता ही नहीं होगी तो वैसे ही लुटेगा। जब किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या कुछ उत्पादक ही होते हैं तो वे उस वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप इसकी आपूर्ति और कीमत को अपने अनुसार बढ़ाते घटाते रहते हैं, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। फिर निम्न साक्षरता, अगर आप अनपढ़ हैं वैसे ही लुट जाओगे तो क्या लिख दोगे, अशिक्षा के कारण वस्तु और बाजार के विषय में लोगों की अज्ञानता होती, इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता। तो बच्चों ये पॉइंट इतने कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद तीसरा है, इस अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र में बाजार जाते समय एक उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आपको क्या क्या काम करना है। पहला, अपनी भाषा में हम बताएं, पहले तो हमें वस्तु की कीमत का पता लगाना है, ठीक है ना। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हो, दुकानदार ने बोला कि 20,000 का है, तो पहले ही ऑनलाइन में चेक करो कि इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ठीक है। तो हमें वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, हमें ISI, एगमार्क, हॉलमार्क जैसी गुणवत्ता प्रमाणित वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। तीसरा, हमें खरीदी गई वस्तु की नगद रसीद मांगनी चाहिए। चौथा क्या है, हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। मूल भाव आप कर सकते हैं, आपका हक है ये, ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ करे तो हमें अपनी उचित शिकायतों को अवश्य दर्ज कराना चाहिए। ये इतने पॉइंट लिख देना, पहला ये लिख देना, दूसरा यहाँ से लिखना बच्चों, यहाँ से, फिर तीसरा ये पूरा, फिर चौथा आप ये लिख देना और पांचवा आप इसको लिखना। ये होगा हमारा पांचवा पॉइंट, ठीक है, ये होगा चौथा पॉइंट, बाकी तो मैंने बता ही दिए, तो इनको आप तैयार कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो प्रमुख अधिकार क्या है बच्चों, वही चीज़, पहला तो है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार क्या है, एक उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। और ग्राहक को अपनी जानकारी, मतलब ग्राहक को, दुकानदार को ये जानकारी अपने ग्राहक को देनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर चयन का अधिकार, आप अपनी इच्छा से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या लेना है, आपको कौन सा चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप गए दुकानदार से बोले कि हमें लक्स साबुन दे दो और वो तुम्हें लाइफ बॉय पकड़ा दे, ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आपकी मर्जी, आपको जो लेना हो। चयन का अधिकार, ठीक है ना। फिर क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, अगर मान लो कि बाद आपके साथ किसी ने गलत चीज़ दे दिया, आप गए थे शुद्ध तेल लेने और उसने मिलावटी तेल दे दिया, तो आप उसको तेल को वापस कर सकते हैं, उससे अपने पैसे मांग सकते हो। और अगर उस तेल को खाने से आपको कोई नुकसान हुआ है तो दुकानदार को फिर आपकी दवाई तक करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो बस वही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रयास से ये पूरा ये लिखा हुआ है, इसके कारण ही इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन किन कारणों से शुरू हुआ, इसका विकास लिखिए, देख लीजिएगा इसको भी। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अपनी तैयारी कर लें फटाफट और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने छोटे भाई बहन को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।